चलिए, हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा था? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में देखा जाए हमने अब तक क्या क्या कर लिया। हमने सबसे पहले देखा सर सेक्शन नंबर 23, दैट इज हम निकालना सीख गए एनएवी। एनएवी निकालने के लिए सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू कंपेयर करते हैं फेयर रेंट, फिर कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट, फिर आ जाता है हमारा एक्सपेक्टेड रेंट। इन दोनों में से जो हायर होता है, फिर इन दोनों में से जो लोअर होता है वही बन जाता है हमारा एक्सपेक्टेड रेंट। फिर कंपेयर करते हैं एक्चुअल रेंट, इन दोनों में से जो हायर होगा उसको क्या बोल देते हैं हम, जीएवी। और फिर इसमें से माइनस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स। इसके बाद जो हमारा आता है दैट इज एनएवी। फिर माइनस क्या करते हैं 24 ए स्टैंडर्ड डिडक्शन, फिर माइनस करते हैं 24 बी इंटरेस्ट का डिडक्शन। इंटरेस्ट के डिडक्शन में सर क्या देखा था? इंटरेस्ट के डिडक्शन में दो बातें थी। या तो आपका ऐसा हो सकता है कि आप सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, और एक हो सकता है आपका लेट आउट हो। सेल्फ ऑक्यूपाइड में लिमिट है। अब देखा जाए लिमिट कैसे चेक करेंगे। अगर आपका न्यू रिज्यूम है, अगर आपका न्यू रिज्यूम है तो यहां पे नॉट अलाउड, डिडक्शन अलाउड ही नहीं है। अगर ओल्ड वाला रिज्यूम है तो यहां पे डिडक्शन अलाउड होगा। और अलाउड होगा कितने? मैक्सिमम लिमिट सब्जेक्ट टू 2 लाख रुपए और 30,000 रुपीज रिपेयर के लिए। अगर लेट आउट है तो ऐसा कोई भी लिमिट सेट नहीं है। इसके बाद लास्ट क्लास में हमने देखा था पीसीपी। पीसीपी क्या होता है हमारा? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मतलब जिस साल का हमें लोन का इंटरेस्ट ऑन लोन का बेनिफिट नहीं मिला है उसको बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। जिसको हम कितने साल में बेनिफिट ले सकते हैं? आने वाले 5 सालों में डिवाइड करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो यहां तक हमने लास्ट क्लास के अंदर कर लिया था। और भी बहुत सारे पॉइंट्स किए थे। हम अब आगे बात करेंगे वैकेंसी, जो कि मेन मुद्दा था हमारा। वैकेंसी कई बार क्वेश्चंस में आया भी होगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सर। क्या वैकेंसी? या फिर हम बोलते हैं हमारा कॉन्सेप्ट है लॉस ऑफ रेंट। लॉस ऑफ रेंट लिख लेते हैं सर। लॉस ऑफ रेंट सबसे पहले समझेंगे होता क्या, ठीक है। लॉस ऑफ रेंट का मतलब है आपका घर था और घर आपने रेंट पे दिया। अब रेंट पे देने के बाद हो सकता है किराएदार एकदम से चला गया बिना बताए, बिना इंटीमेशन। तो कुछ दिनों के लिए आपका घर क्या रह गया? खाली रह गया। तो ये भी लॉस है आपका रेंट का। दूसरा, किराएदार रह रहा था और बिना किराए दिए भाग गया, उसको भी क्या बोलेंगे हम? लॉस। तो एक तो वैकेंसी की वजह से हो सकता है, एक नो वैकेंसी की वजह से हो सकता है लॉस। सर अभी एकदम क्लियर हो जाएगा, आप बस देखते जाइएगा। एक हो सकता है हमारा ड्यू टू नो वैकेंसी, ड्यू टू नो वैकेंसी। और एक हो सकता है हमारा ड्यू टू वैकेंसी। वैकेंसी। सर नो वैकेंसी में भी लॉस होता है, हाँ। नो वैकेंसी जब होगा तो यहां पे आपका लॉस हो सकता है व्हेन अनरियलाइज रेंट, व्हेन अनरियलाइज रेंट। सर अनरियलाइज रेंट क्या हो सकता है? मान लीजिए मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड
7 महीने था और मेरा लेट आउट मेरा 5 महीने था। तो क्या मेरा वैकेंसी है यहां पे, खाली रहा मेरा घर, मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड यानी मैं खुद रह रहा हूं। खाली रहने का क्या मतलब है कि एकदम घर में ताला बंद है, कोई रह ही नहीं रहा। तो कितने महीने मैं रह गया, 7 महीने। किराएदार कितने महीने रह गया, 5 महीने। यहां पे किराएदार ने 2 महीने का किराया ही नहीं दिया हमें, तो ये हो जाएगा लॉस ऑफ रेंट। तो मैंने क्या कहा है, ड्यू टू नो वैकेंसी, मतलब घर खाली नहीं रहा तब भी आपका किराए का क्या हुआ, यहां पे लॉस हो गया, नुकसान हो गया, किराए का क्या हुआ, नुकसान हो गया। तो सर ऐसे केस में क्या करा जाए, नहीं करा जाए। चलिए मैं मान लेता हूं, यहां पे एक एग्जांपल देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मान लो म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट मान लो 2 लाख और 3 लाख, और स्टैंडर्ड रेंट मान लो 1.5 लाख, 1.5 लाख। आप मुझे बताना, यहां पे मैं रफली कैलकुलेट कर रहा हूं, यहां पे क्या आप एक्सपेक्टेड रेंट निकाल सकते हैं। एक्सपेक्टेड रेंट क्या आ जाएगा, 1.5 लाख। मान लेते हैं हमारा जो रेंट था, रेंट, अब ये ऑन द बेसिस ऑफ टाइम मैंने पहले भी करवाया कि टाइम के बेसिस पे खाली मतलब के है, पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड पार्टली लेट आउट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो उस केस के अंदर हम सब कुछ पूरे पूरे महीने का कैलकुलेट करेंगे। रेंट जो था मान लिया जाए कि वो था 10,000 रुपये पर मंथ। तो मेरा यहाँ पे एक्चुअल रेंट आएगा क्या, 10,000 इंटू में कितने महीने, 5, यानी 50,000 रुपये, यही रेंट आएगा आपका यहाँ पे। अब देखा जाए यहाँ पे तो क्या होगा हमारा जीएवी, जीएवी दैट इज 150। लेकिन मैंने सवाल में बोला कि टेनेंट जो था, जो टेनेंट था, नो अनरिलाइज रेंट बोल देता हूं, बोलता है रेंट नॉट रिसीव फॉर 1 मंथ। 1 महीने का हमें रेंट नहीं मिला। अब सर जब 1 महीने का रेंट नहीं मिला तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या कहती है कि आप जीएवी में से या फिर जो हमारा एक्चुअल रेंट है वहां से 1 महीने का हम रेंट जो हमारा बन रहा है 10,000 रुपये पर मंथ का, 10K है ये, 10,000 पर मंथ का आप क्या करोगे, माइनस कर लोगे। लेकिन मुद्दा है कि सर हमें जो ये रेंट जो नहीं मिला 1 मंथ का, उसको हम पता है क्या बोलेंगे इनकम टैक्स की भाषा में, अनरिलाइज रेंट। उसको क्या बोलेंगे हम, अनरिलाइज रेंट। तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपके साथ ऐसी दुर्घटना हुई है कि कोई किराएदार रह रहा था और उसने आपको किराया दिया नहीं, तो आप उसको माइनस कर लीजिए, हम आपसे उस पर टैक्स लेंगे नहीं क्योंकि आपको मिला ही नहीं। जब गवर्नमेंट ने ये बोला तो सभी पर्सन क्या कहने लगे कि हमें तो किराया मिला ही नहीं। हर कोई यही कहेगा कि हमें किराया मिला ही नहीं, मेरा किराया मिला ही नहीं। तो गवर्नमेंट को कितना नुकसान हो जाएगा सोचो। तो गवर्नमेंट ने बोला कि आपको किराया नहीं मिला है, ये हम तभी मानेंगे जब ये रूल जो हम बना रहे हैं ये रूल को सेटिस्फाई करिए। क्या क्या रूल बनाए, 4 रूल बनाए। पहला रूल, आप एकदम शरीफ हो, आपके मन में बेईमानी की कोई भी मंशा नहीं है, टैक्स चोरी आपके मन में है ही नहीं। तो भाई हर टैक्स पेयर बोलेगा हम तो एकदम शरीफ हैं, हम टैक्स चोरी करना ही नहीं चाहते, पहला रूल। दूसरा रूल बोला कि आपका मकान में किराया नहीं मिला तो वो किराएदार भी आपके मकान में नहीं रहना चाहिए। अगर वो किराएदार रह रहा है और आप जब भी किराया मांगने जाते हो, मान लो वो आपको बंदूक दिखा देता है, किराया मांगने गए, हाँ भाई किस लिए आए हो, किराया, कौन सा किराया, आप चले गए, है तो किराएदार आपके मकान में,
तो सरकार कहेगी हम ऐसे नहीं मांगेंगे, भाई मकान में है ना, छोड़ के तो नहीं गया ना, जब आज नहीं तो कल आपको दे देगा, जब देगा तुम जेब में रख लेना, अभी हमें टैक्स तो दे दो। सरकार का मानना यह है, पहला कि आप एकदम ईमानदार, दूसरा किराएदार मकान में नहीं होना चाहिए, तीसरा वो किराएदार आपके किसी भी दूसरे मकान में भी नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक मकान का किराया नहीं दे रहा, भाग गया लेके, और दूसरे मकान का दे रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। चौथा रूल बोला गया कि आपने उसकी मार पिटाई, बहुत कोशिश कर ली, थाने में कंप्लेन करवा दिया, सब कुछ करवा दिया है आपने, तब भी आपके किराए नहीं दे रहा। अगर ये चारों कंडीशन पूरी करोगे तब मानेंगे आपका किराया नहीं मिला है। और ये किराया, ये जो चार कंडीशन है, ये कभी पूरी हो ही नहीं सकती लाइफ में। अब कोई 1-2 महीने का किराया लेके चले जाएगा तो उसको आप थोड़ी ना पीटने लग जाओगे, थोड़ी ना पुलिस में कंप्लेन करोगे, थोड़ी ना केस कोर्ट में जाओगे, इतना तो आपका खर्चा ही हो जाना है। तो जो चार रूल है, गवर्नमेंट कहता है कि आपका हम रेंट को माइनस करने देंगे। अगर कोई वैकेंसी की वजह से है, रेंट अगर आपको नहीं मिला, अनरियलाइज रेंट, तो आपके हम जो यहां पे निकलता है माइनस करने देंगे अनरियलाइज रेंट के नाम से। लेकिन पहले चार रूल को आपको क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। अब चार रूल कौन कौन से थे? चार रूल हमारे ये थे जो कि लॉ में लिखा है, और ये रूल नंबर 4 है, इनकम टैक्स का रूल नंबर 4 कहता है द अमाउंट रेंट विच इज ऑनर कैन नॉट रिलाई शैल बी इक्वल अमाउंट रेंट पेबल बट नॉट पेड बाय टेनेंट, लेकिन टेनेंट ने पेड नहीं किया ऑफ द एसएससी एंड प्रोवाइड द लॉस, और आपका लॉस हो गया, इरिकवरेबल है, उसे रिकवर नहीं कर सकते, वेयर, जब द टेनेंसी इन बोनाफाइड, मतलब आपका कोई भी ऐसा, बोनाफाइड का मतलब होता है शरीफ, आपका कोई भी ऐसा मनसा नहीं रहा है फ्रॉड करने का। तो आपने जो किराएदार को किराए पे दिया था, एकदम अपने मन से दिया था कि किराया मिलेगा, किसी दबाव में नहीं दिया था। ऐसा नहीं कि आपको पता था कि आपको किराया नहीं मिलेगा और फिर भी किराएदार को आपने रख लिया था। अगला, द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वेकेटेड, जो डिफॉल्टिंग टेनेंट जो पैसे नहीं दे रहा, उसे क्या करना होगा, वेकेटेड मतलब खाली करना होगा। और स्टेप हैव टू टेकन कंपाइल हिम टू वेकेट द प्रॉपर्टी, और आपने वो जरूरी स्टेप्स ले लिए थे, मार पिटाई कर दी थी कि भाई निकल मेरे मकान से, तो ये भी होना जरूरी है। इसके बाद द डिफॉल्टिंग टेनेंट नॉट ऑक्यूपाई एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी, मेरे 4 घर हैं, 2 घर उसने किराए पे लिए थे, एक में बोलूंगा मैं अनरियलाइज रेंट और दूसरे से किराया आ रहा है, ऐसा नहीं, सारे घर खाली करा दो उससे। और द एसएससी हैज टेकन ऑल रीजनेबल स्टेप, लीगल प्रोसीडिंग्स, लीगल मतलब कि केस वगैरह कर दो, एफआईआर वगैरह इस पे कर दो, द रिकवरी अनपेड द सेटिस्फाई द असेसिंग ऑफिसर, लीगल प्रोसीडिंग वुड बी अनलेस। तो आज अगर रियलिटी में सच्चाई बताऊं ना, तो किसी का अगर रेंट नहीं मिल रहा होगा ना, तो कभी केस ही नहीं करेगा, वो खुद ही फंस जाएगा, क्योंकि रेंट इतना मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इनकम टैक्स वाले 10 सवाल पूछेंगे, पुलिस थाने में केस जाएगा, जज भी पूछेगा तेरा कितना इनकम है, नहीं है, तो जो मैं इनकम कम दिखा रहा हूं उसमें मैं खुद फंस जाऊंगा। और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको 5 साल का किराया नहीं मिला, हद मार के 2-3 महीने का हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का हो सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। किसी को ऐसा थोड़ी है 5 साल तक किराया नहीं दिया फिर भी यहाँ पर रहने दो, यहाँ तो 1.5 महीने हो जाता है, 10 दिन फालतू हो जाता है, तो मकान मालिक बोल देते हैं खाली कर दे भाई, तेरे बस का नहीं है। तो अगर 2 महीने का किराया है और 2 महीने के किराए के लिए आप मुकदमा कोर्ट कचहरी जाओगे, तो आपको कहाँ, इतने तो वकील को देना पड़ जाएगा फीस। तो रियलिटी है, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो हम मानेंगे कि ये रूल नंबर 4 सेटिस्फाइड कर रखा है, यानी अनरियलाइज रेंट हमारा राइट है, हम माइनस करेंगे जब क्या करेंगे हम क्वेश्चन। तो अनरियलाइज रेंट अगर क्वेश्चन में कहता है कि रूल नंबर 4 सेटिस्फाई नहीं किया है, तो कोई अनरियलाइज रेंट नाम की चीज नहीं है, अगर दे भी रखा है तब भी नहीं होगा। तो हमने यहां पे क्या देखा सर, यहां पे देखा हमने कि ड्यू टू नो वैकेंसी, खाली नहीं था तब भी हमारा रेंट का लॉस हुआ है। अब दूसरा क्या है सर, आपका ड्यू टू वैकेंसी की वजह से लॉस हुआ है।
इसको ऐसे समझो, देखो मेरा एक घर है, इस घर में 2 महीने तो मैंने सेल्फ ऑक्यूपाइड कर लिया, 6 महीने, 3 महीने मेरा वेकेंट रहा, 2 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड, 3 महीने वेकेंट, 3 और 2 5, और 7 महीने मैंने लेट आउट कर रखा है। इस 7 महीने में से भी मान लो 3 महीने हमारा रेंट ही नहीं मिला, अनरिलाइज मतलब नॉट रिसीव रेंट, रेंट रिसीव नहीं किया, बाकी के 4 महीने का मेरा रेंट मिल गया। तो यहां पे अगर मैं वैकेंसी की बात करूं तो ये वैकेंसी नहीं है जब जिस टाइम का रेंट नहीं मिला। वैकेंसी का मतलब है आपके घर में ताला बंद है, और अनरिलाइज का मतलब है किराएदार रह रहा है। तो अब यहां पे वैकेंसी बोलूं तो सेल्फ ऑक्यूपाइड, अगर आप खुद रह रहे हो, क्या आपका घर खाली है? नहीं है, आप खुद रह रहे हो। अब यहां पे जब बोला गया 3 महीने का वैकेंसी है, तो हां अब आपका वैकेंसी है घर, अब आपका घर क्या है? खाली है। अब यहां पे देखा जाए तो 3 महीने ये अनरिलाइज रेंट है, क्या इसे हम माइनस कर सकते हैं? अगर रूल नंबर 4 सेटिस्फाई कर दिया तो ये 3 महीने, यानी हमें सिर्फ और सिर्फ 4 महीने के रेंट पे ही टैक्स देना होगा। अगर रूल नंबर 4 हमने सेटिस्फाई नहीं किया है तो हमें किस पे टैक्स देना पड़ेगा? 7 महीने पे। अब जब क्वेश्चन में बोला ना हो कुछ भी, तो हमें क्या मानना है? हमारा रूल नंबर 4 क्या हो चुका है? सेटिस्फाइड हो चुका है। हम ये अजम्पशन लेके चलेंगे। समझ रहे हो बात? अब यहां के रूल तो हमने पढ़ लिए, ये वाला रूल नहीं पढ़ा था। यहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां पे क्या था हमारा? फेयर रेंट, सॉरी म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इन दोनों में से क्या लेते हो? हायर, जिसको क्या बनाते थे हम? फेयर रेंट नंबर 1। उसको कंपेयर किससे करते थे? स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट को कंपेयर क्या करेंगे? लोअर, तो वो क्या बनेगा हमारा? एक्सपेक्टेड रेंट। वो क्या बनेगा हमारा? एक्सपेक्टेड रेंट। अब भाई जब एक्सपेक्टेड रेंट बन गया, अब प्रॉब्लम यहां से क्रिएट हुआ। वैकेंसी के केस में क्या होगा? हमारे घर का कम समय के लिए मुझे किराया मिला होगा, मतलब के 8 महीने लेट आउट और 4 महीने सेल्फ ऑक्यू, मतलब के वेकेंट रह गया हमारा। तो बोला गया यहां पे आपको ध्यान देना होगा, यहां से कहानी जाएगी बदल। अब यहां 3 सिचुएशन हो सकते हैं आपके सामने। और एक्सपेक्टेड रेंट का मतलब क्या होता है? सरकारी किराया। सरकारी किराया मतलब जो गवर्नमेंट ने तय किया है, क्योंकि इसी को एक्चुअल रेंट रिसीव से कंपेयर करते हैं। एक्चुअल रेंट जितना मिला है वो तो अभी तक आया ही नहीं, अभी तो गवर्नमेंट ही बोलता जा रहा है। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि अगर एक्चुअल रेंट तुम्हारा ग्रेटर हुआ एक्सपेक्टेड रेंट से, तो यहां पे माइनस कर सकते हो आप वैकेंसी। मतलब सरकार कह रही है कि मेरा किराया 1 लाख बनता है, मैंने कहा जी मैंने किराया 10,000 रुपए महीने है, तो पूरे साल से गुना करो, तो कितने बने? 1 लाख। सरकार कह रही है मेरे कानून के हिसाब से कितना किराया है, और मैं कह रहा हूं मेरे कानून के हिसाब से कितना किराया है? 1,20,000। यानी सरकार से मैं जब ज्यादा बताऊंगा मेरे कानून के हिसाब से पूरे साल का कंपेयर करके, तब सरकार बोलती है वैकेंसी माइनस कर लो। वैकेंसी क्या करो? माइनस कर लो। लेकिन अगर आपका एक्सपेक्टेड रेंट ग्रेटर देन हो एक्चुअल रेंट से, जैसे सरकार कहती है मेरा 1 लाख किराया बनना चाहिए, मैं बोलता हूं जी 5,000 महीने का किराया है, तो सरकार के हिसाब से कितना किराया है? 1 लाख। और मेरे हिसाब से मैंने एक्चुअल रेंट कितना बताया? एक्चुअल रेंट कितना बताया? 60,000। तो उनसे तो कम ही है, तो सरकार बोलता है तो तुम क्या करोगे वैकेंसी माइनस करके? तुम तो शुरू से ही गलत हो। तुम्हारा मकान पूरे टाइम पे खाली भी रहा तब भी तो मैं 1 लाख पे किराया टैक्स लूंगा ही लूंगा।
इस सिचुएशन में किस पे टैक्स होगा बताओ? 1 लाख पे टैक्स लेगा। तो आपका जब वैकेंसी बोल रहे हो 4 महीने का, तब भी मैं 1 लाख पे लूंगा। वैकेंसी बोल रहे हो सर 8 महीने का, तब भी मैं 1 लाख, क्योंकि मैं अपने नियम को तो नहीं तोड़ सकता। लेकिन जब सरकार के नियम से आप ज्यादा बताओगे तब आपको वैकेंसी माइनस करने दिया जाएगा। यहां पे सिचुएशन जो क्रिएट होगा, यहां पे दोनों सरकमस्टांसेस बन सकती है। लोअर भी हो सकता है और हायर भी हो सकता है। लोअर भी हो सकता है और हायर भी हो सकता है। तीनों के मैं एक एक एग्जांपल अपने बना लेता हूं, एकदम क्लियर हो जाएगा कब लोअर होगा कब हायर होगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं सर, हमने तो अभी तक ये देखा है कि एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में से जो हायर होगा उसे जीएवी मान लेंगे, यही देखा है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं हमारा म्युनिसिपल वैल्यू 2 लाख, फेयर रेंट 3 लाख, स्टैंडर्ड रेंट 1 लाख, स्टैंडर्ड रेंट 1 लाख, एक्चुअल रेंट 10,000, वैकेंसी वैकेंसी 4 मंथ। वैकेंसी कितनी है? 4 मंथ। चलिए इस सवाल को करते हैं एक बार। तो यहां पे जब हम करेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप यहां पे क्या निकालेंगे? एक्सपेक्टेड रेंट निकाल लेंगे। यहां पे क्या निकालेंगे? एक्सपेक्टेड रेंट। पहले मैं पूरा समझा दूं, कमेंट आ रहे हैं अभी बच्चों के, कमेंट को ध्यान नहीं दे रहा मैं। पहले मैं पूरा समझा दूं इसको, फिर मैं आप सभी से वॉइस पे बात करने वाला हूं। चलिए अब हम क्या देखेंगे? इन दोनों में से, फिर इन दोनों में से। तो अगर मैं ध्यान से, अगर मैं सही हूं तो बताओ। एक्सपेक्टेड रेंट मेरे हिसाब से निकल के आ रहा है 1 लाख। क्या मैं सही हूं? एक्सपेक्टेड रेंट कितना निकल के आ रहा है? 1 लाख रुपए। अब मैं बोलूंगा आजा भाई RRR, एक्चुअल रेंट रिसीव और रिसीवेबल। अब मैं चेक करूंगा भाई तेरा रेंट कितना है, तो उसने बताया 10,000 इंटू में 12, यानी कितना बनता है? 1,20,000। तो मैं सरकार से तो ज्यादा ही बता रहा हूं। तो सरकार बोलता है वैकेंसी माइनस कर लो। मैंने बोला ठीक है माइनस कर लेते हैं, लेस वैकेंसी। वैकेंसी कितने हैं? 10,000 इंटू में 4, यानी कितने माइनस करूं? 40,000। कितने बचे? 80,000। अब जो मेरा जीएवी आएगा दैट इज मेरा आएगा 80,000। या तो इसको ऐसे कर लो, या फिर इसका दूसरा तरीका बता देता हूं, समझ में आ जाएगा। काफी बच्चों को ये बात हजम ही नहीं होती, इसमें तो हायर आना चाहिए सर, लोअर क्यों ले लिया आपने? भाई अगर पूरे साल किराए पे होता तो मैं एक्चुअली रेंट ही लेता ना। पूरे साल किराए पे होता तो मैं एक्सपेक्टेड रेंट थोड़ी ना लेता। मैं क्या लेता? और अब भी क्या ले रहा हूं? इसको ऐसे समझ लो यहां, ये 1 लाख, आप मान लो एक्सपेक्टेड रेंट 1,20, और जीएवी क्या हो गया हमारा? 1,20, और यहां से लेस कर दो वैकेंसी कितना? 40, और आपका अब जीएवी फाइनल आया 80। कुछ बुक्स में ऐसे भी कर देते हैं वो। तो कई बार बोलते हैं सर हम बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, कभी आप एक्चुअल रेंट में से माइनस करते हो वैकेंसी, कभी जीएवी में से माइनस कर देते हो। तो जिन बच्चों को बुक में अलग अलग तरीके से, और राइट वे वैसे ये है। तो अब देखो दोनों में से क्या लगा? लोअर लग गया ना। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कई बार लोअर भी लग सकता है और कई बार। दूसरा एग्जाम्पल देखो, मेरा सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं बदल रहा मैं यहां पे। ये बहुत कॉमन डाउट रहता है बच्चों का, और बहुत कॉमन, बहुत परेशान रहते हैं। 1 महीने की वैकेंसी कर देते हैं। तो अब बताओ यहां पे हमारा एक्सपेक्टेड रेंट क्या आएगा? एक्सपेक्टेड रेंट क्या आएगा? 1 लाख आएगा। इसके बाद एक्चुअल रेंट रिसीव एंड रिसीवेबल कितना होगा? 10,000 इंटू में 12, यानी। तो भैया हम तुम्हारे कानून से तो ऊपर ही है, तो वैकेंसी माइनस करें या ना करें? कर देते हैं, लेस
वैकेंसी कितने महीने? 10,000। कितने बचे? अब क्या लूं मैं दोनों में से? तो ये हमें सिचुएशन समझना पड़ेगा कि है क्या एक्चुअल। हमने तो ये सीखा है कि एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में से विच एवर इज हायर ऑलवेज जीएबी। लेकिन जब वैकेंसी का केस हो जाता है तब ऑलवेज विच एवर इज हायर वाला कॉन्सेप्ट। और ये भी ध्यान रखना है वैकेंसी कब माइनस होगा और कब नहीं होगा। चलिए, ये दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा आपको। अब ये देख लेते हैं लोअर वाला एक। ठीक है, लोअर वाला यहीं पे कर लेता हूं। मान लो फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू 1 लाख, 2 लाख, स्टैंडर्ड रेंट 3 लाख, एक्चुअल रेंट मान लेते हैं 7,000 रुपये पर मंथ, और वैकेंसी मान लेते हैं 2 मंथ। ठीक है, चलो। हमारा यहां पे क्या आया? इन दोनों में से हायर, फिर इसमें से लोअर। तो एक्सपेक्टेड रेंट कौन बताएगा? 2 लाख आएगा एक्सपेक्टेड रेंट, 2 लाख। और एक्चुअल रेंट क्या है हमारा? 7,000 इंटू में 1284। अब सरकार के रूल से तो आपका जो है कम ही रेंट हो रहा है। अब आप बोलो वैकेंसी है, मैंने बोला भाई तेरा अगर वैकेंसी नहीं होता तब भी मैं तेरे से किस पे टैक्स लेता? 2 लाख पे। विच एवरेज हायर पे चला जाता ना, किस पे टैक्स लेता मैं? अब कोई बोले मेरा किराया 4,000 है, सरकार के रूल के हिसाब से सब कुछ करने के बाद अगर 1 लाख रुपए आ रहा है तो आप 1 लाख पे सरकार टैक्स लेगी या 4,000 पे? 1 लाख पे लेगी। नहीं तो सभी बोलेंगे मेरा 4 है, मेरा 2 है, तो कोई टैक्स ही देना नहीं चाहेगा। अब यहां पे आगे देखा जाए तो सरकार ने कहा कि भाई अगर चल मान ले मैं तेरे को वैकेंसी माइनस करने दे भी दूं, अगर वैकेंसी माइनस कर भी दे 2 महीने का 14,000, तो फर्क क्या पड़ता है, मैं तो हायर ही लूंगा। तो इस केस में वैकेंसी अलाउड नहीं किया सरकार ने, और यहां जीएवी दैट इज हमारा आ गया, कितना आ गया? 2 लाख। ये वाला केस है कि अगर अगर आपका एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा हो गया तो आपको वैकेंसी नॉट अलाउड। अगर आपका ये वाला केस हो गया तो वैकेंसी अलाउड। यहां मैं वैकेंसी की बात कर रहा हूं, मतलब मकान में क्या है? तालाबंद। अगर मान लो आप खुद रह रहे हो मकान के अंदर, आपने क्या करा, फर्स्ट फ्लोर खाली हो गया। ठीक है सर, फर्स्ट फ्लोर खाली हो गया, चल एक काम करते हैं, जब तक किराएदार नहीं होते हम पढ़ लेंगे। और फिर बोलो सरकार को कि हमारा तो ये 6 महीने खाली था मकान और 6 महीने तो किराए पे लगा, वो तो बच्चा पढ़ रहा था जाके थोड़े दिनों तक। तो बोलेगा वैकेंसी नहीं हुआ ना, आप खुद रहते, तो वो क्या माना जाएगा? सेल्फ ऑक्यूपाइड। आपसे पूरे 12 महीने का टैक्स वसूल लिया जाएगा। समझ रहे हो बात आप? यानी वैकेंसी का मतलब तालाबंद। यहां तक सभी स्टूडेंट को क्लियर है? वैकेंसी वाला केस, अनरिलाइज रेंट भी माइनस करने दिया जाएगा, लेकिन कब? जब आप रूल नंबर 4 को सेटिस्फाई करोगे, और क्वेश्चन जब भी पूछा जाए तो आप मान लेना भैया सेटिस्फाई कर दिया, माइनस करने दो हमें। जो भी पूरे साल का रेंट होगा उसमें से क्या कर देंगे? माइनस। बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है बच्चों को इसमें। चलिए, मैंने कुछ क्वेश्चंस पीछे छोड़े थे वैकेंसी की वजह से। कहता है म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ हाउस, मैं सिंपल सिंपल वर्ड में लिख देता हूं, एमवी 90,000 एंड एफआर फेयर रेंट 140, एसआर 120, हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट 12,000 रुपए महीने के हिसाब से,
और वेकेंट 1 मंथ, 1 महीने के लिए खाली था। तो अगर मैं यहां पे एक्सपेक्टेड रेंट निकालूं तो एक्सपेक्टेड रेंट आएगा 1,20,000 और एक्चुअल रेंट निकालूं तो आएगा हमारा 12,000 इंटू में 12 जो कि कितना बनता है 144। तो क्या हम इस वैकेंसी को, कहता है कि वेकेंट फॉर 1 मंथ, क्या हम वैकेंसी माइनस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि सरकार के रूल से तो हम ज्यादा ही किराए बता रहे हैं सर को। तो माइनस कर दो वैकेंसी, और वैकेंसी कितना होगा 12,000, तो बचा कितना 132। मैं रफली आइडिया दे रहा हूं, अब इन दोनों में से जो हायर होगा वो बनेगा क्या जीएवी, कितना 132 माइनस क्या करेंगे एमटी, दैट इज कितना है हमारा 40,000, तो कितने बचे 90, ये बन गया हमारा 92। 2 बचेगा 8 बचेगा 2। आपके बुक में भी आंसर होगा इसका। मैंने तो, कैसे बोल रहे हो लोअर? हाँ, अगर ये मान लो 1,18,000 होता तब भी मैं 1,18 ही लेता। लोअर या हायर डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। कहता है म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, तो इन दोनों में से हायर होगा। एंड एक्चुअल रेंट कहता है 21,000 रुपए, म्युनिसिपल टैक्स पेड 20,000 रुपए। द टेनेंट वेकेटेड प्रॉपर्टी 31/10 को खाली कर गया। देयर आफ्टर प्रॉपर्टी लेट आउट 25,000, उसके बाद भैया मैंने इस मकान को 25,000 किराए पे दिया। आर कुड नॉट रियलाइज रेंट सितंबर और अक्टूबर, 2 महीने का हमें रेंट मिला ही नहीं ड्यू टू डेथ ऑफ अर्लियर टेनेंट। तो आप क्या मानोगे, हमने चारों रूल कंप्लीट कर दिए हैं। कंप्यूट एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी असेसमेंट ईयर 24-25। व्हाट विल बी योर आंसर इफ अनरियलाइज रेंट फॉर 1 मंथ इंस्टेड ऑफ 2 मंथ, मतलब अगर 1 महीने का रहे। तो सबसे पहले यहां पे क्या लोगे आप, एमवी, एमवी कितना है हमारा, इसको कंपेयर करेंगे एफ आर कितने हो गए। फिर हम स्टैंडर्ड रेंट तो है नहीं हमारे पास, तो एक्सपेक्टेड रेंट क्या आएगा 240, क्या आएगा 240। आगे इसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से। एक्चुअल रेंट कितना बनेगा हमारा 12 महीने का, पहले कैलकुलेट करो तब देखेंगे। इसने कहा कि भैया 21,000 कितने महीने तक, 10, तो कौन कौन सा मंथ हो गया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी 6 और 1 7 महीने तक। 7 महीने तक किराया लिया 21,000 और बाकी के 5 महीने किराए लिए 25,000। तो बताइए 7 महीने का क्या बनता है, समझे बात। 21,000 इंटू में 7 147 और 25,000 इंटू में 5 125, टोटल बन गए 272। आ जाइए एक्चुअल रेंट क्या हो गया हमारा 272। अब क्योंकि रूल नंबर 4 अनरियलाइज रेंट हम सेटिस्फाई कर चुके हैं, तो माइनस कर दे कितने महीने का किराया 2 महीने का। तो 2 महीने का किराया क्या होगा 42,000, तो -42,000, ये आ गया 2,30,000। अब जीएवी क्या बनेगा 2,30,000। और एमटी दे रखा है क्वेश्चन में, क्या एमटी क्वेश्चन में है 20,000, माइनस कर देंगे लास्ट में। अगर ये 1 महीने का होता तो यहां पे हम सिर्फ 21,000 माइनस करते। अगर 1 महीने का होता 272 -21,000
तो बनता 2,51,000। उसमें से माइनस क्या कर देते हैं, एम्प्टी। देखिए